आज हम आलोक धनवा जी द्वारा रचित पतंग कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। पतंग कविता कवि के दुनिया रोज बनती है व्यंग्य संग्रह से ली गई। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। कविता सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा। बारिश का मौसम का जो अंतिम महीना होता है वो भादो महीना होता है। श्रावण में बहुत झमाझम बारिश होती है, उसके बाद भादो में तेज बारिश होती है और उसके बाद बारिश समाप्ति की ओर बढ़ जाती है। तो कवि ने यही कहा, सबसे तेज बौछारें गई, बारिश का वो महीना चला गया, भादो गया। भादो हिंदी के 12 महीनों में से एक महीने का नाम। सवेरा, अब बारिश जाने के बाद का जो सवेरा है उसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भी वो स्वामी तुलसीदास जी राम जी के माध्यम से कहते हैं कि बरसा बिगद शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। वर्षा विगत, वर्षा चली गई, उसके बाद कौन सी ऋतु आई है? शरद ऋतु। अगले महीने की बात नहीं की गई, यहाँ ऋतु की बात की गई। शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ शरद ऋतु आ चुकी है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते। शरदकालीन सवेरे की जो तुलना की गई है वो खरगोश की आंखों के समान की गई है। यहाँ चित्र में आप आंख देख सकते हैं खरगोश की कि किस प्रकार से लालिमा लिए हुए हैं, उसी तरह से सवेरा लाल है। शरद आया फूलों को पार करते। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, व्यक्ति की तरह दिखाया गया है कि शरद फूल पार करते हुए चला आ रहा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते, और क्या लेकर आया है? साइकिल चलाते हुए आ रहा है तेज, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। शरद साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए और अपने चमकीले इशारों से बुलाते हुए चला आ रहा है। और किसे बुला रहा है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। शरद क्या क्या काम कर रहा है? साइकिल चला के आ रहा है, घंटी बजा रहा है और बच्चों को बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? ताकि वो पतंग उड़ा सके। पतंग उड़ाने के बाद साथ ही साथ वह आकाश को इतना मुलायम बनाने की कोशिश कर रहा है कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। उड़ने के लिए वह पूरे वातावरण को तैयार कर रहा है, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। पतंग बिल्कुल पतले कागज से बनाई जाती है और वह उड़ सके, यह प्रयास शरद कर रहा है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। और सभी बच्चों को पता ही है कि पतंग केवल कागज से ही नहीं बनती, उसमें बांस की कमानी भी लगाई जाती है और वह पतली होती है ताकि पतंग को उड़ने में सहायता पहुंचा सके, तो वह कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके। पतंग उड़ाते हुए सबने देखा ही है, उड़ाते भी हैं बच्चे। कितना मजेदार माहौल रहता है,
चारों तरफ से किलकारियां सीटियां बजाने का माहौल रहता है और हर्षोल्लास में बच्चे पतंग उड़ाते रहते हैं कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि ने क्या कहा कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब यहाँ तितलियों की नाजुक दुनिया से अभिप्राय है कि आसमान में उड़ती रंग बिरंगी चारों तरफ ऐसा माहौल लगता है कि जैसे तितलियां उड़ रही हैं। यहाँ शरद का मानवीकरण, जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, घंटी बजाते हुए यहाँ श्रव्य बिंब का प्रयोग किया गया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास का यहाँ चित्र दिया है, कॉटन जिसे हम कहते हैं। बच्चे इतने कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, उन्हें गिरने का डर नहीं होता है। तो उनकी कोमलता को देखकर कवि कह रहे हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ कपास मानो लेकर आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और उन नन्हे मुन्ने बच्चों की जो कोमलता है उसे देखकर मानो धरती भी घूमते हुए उनके पैरों के पास आ जाती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते, धरती कब उनके पैरों के पास आ जाती है जब वे बेसुध होकर दौड़ते हैं। यानी लंबी दूरी भी हो कम समय में तय कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि केवल बच्चे ही नहीं दौड़ रहे हैं, धरती भी उनके नजदीक आने की कोशिश कर रही है। छतों को भी नरम बनाते, एक छत से दूसरी छत पर पतंग लूटने के लिए जाना, उड़ाने के लिए जाना। बच्चों की वह गतिविधियां ऐसे लगती है मानो छत भी नरम बन जाती है उनके कदमों के नीचे। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग वाद्य यंत्र है, इसे देख सकते हैं आप। और इसकी तरह उनकी जो पद चाप की आवाज आती है, तो वो छत पर एक दूसरी छत पर कूदते हैं तो उससे जो आवाज आती है वो ऐसा लगता है मानो वो दिशाओं को मृदंग की तरह बजा रहे हैं। जब वे पेंग भरते हुए मतलब झूलते हुए चले आते हैं, जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं, जाते हैं, और पतंग उड़ाते हुए भी आपने देखा होगा कि थोड़ा आगे चलते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर थोड़ा आगे चलते हैं, फिर पीछे आते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के किनारों, खतरनाक किनारों तक। डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर ये झूला देख रहे हैं आप, जिस तरह से अपन झूले में झूलते हैं, आगे पीछे होते हैं, वैसे ही बच्चों के कदम आगे पीछे होते रहते हैं। वे पेंग भरते हुए चले आते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक। छत के खतरनाक किनारों तक वो पहुंच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। उस समय गिरने से बचाता है। जो पतंग उड़ा रहा है और किनारे तक पहुंच जाता है तो वहां उससे गिरने से उनका जो शरीर का एक रोमांचित संगीत है, जो पल है, वो उसे बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, पकड़ लेती है। जो महज एक धागा पकड़ के रखता है बालक, बच्चा, वह ऐसे लगता है मानो कि उसके सहारे टिका हुआ, महज एक धागे के सहारे। कितना बढ़िया संतुलन देखने को मिलता है
किनारे तक भी पहुंच जाता है तो वह वहां बचा रहता है, बचने की कोशिश में लगा रहता है, साथ में पतंग भी उड़ाता रहता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। आगे कवि ने क्या कहा कि खतरनाक किनारे पर जाकर बचता है धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ क्या कहा गया है? पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अब देखिए बच्चे, पतंग तो आसमान में उड़ रही है, उनकी जो कल्पना शक्ति भी पतंग के साथ साथ उड़ती है अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का अर्थ छिद्र है, शरीर के रोम है, तो रोम रोम से बच्चे अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से उस पतंग की नई नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हैं। केवल पतंग नहीं उड़ती उस समय, वे स्वयं महसूस करते हैं उड़ते हुए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, यदि वे गलती से गिर जाते हैं छत के किनारों से और बच जाते हैं तब तो, गिरते हैं और बच गए तो उत्साह कम नहीं होता है, वो दोनों उत्साह से फिर खड़े हो जाते हैं, फिर तैयार हो जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। तब तो और भी निडर होकर भय रहित हो जाते हैं, सुनहले सूरज के सामने आते हैं। चमकीले सूरज के सामने दुगने उत्साह से सामने आ जाते हैं। उनको इस बात का भय नहीं रहता क्योंकि उन्होंने, कहते ना, डर के आगे जीत। तो छत से गिर कर बचने के बाद उनके मन में अति उत्साह आ जाता है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है, या पृथ्वी और तेज घूमने लगती है। आशय यह है कि बच्चों के कदमों में एक चंचलता आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। हम कई बार कहते हैं ना, बच्चे सुनते नहीं है। ऐसी स्थिति वहां बनती है कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे को रोकना जैसे मुश्किल की बात है, इतनी गति उसके अंदर होती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसा प्रतीत होता है, कवि कहते हैं हाँ, कि धरती मानो तीव्रता के साथ उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। धन्यवाद।